हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्लास 10th जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए, लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको भोजन के भविष्य, मुख गुहिका और दांत के बारे में पढ़ाया था। और आज की क्लास में हम आपको जीव, लार ग्रंथियां, ग्रसनी, ग्रासनली, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ तक की कहानी बताएंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जिह्वा। क्या स्टार्ट करते हैं? जिह्वा। जिह्वा। टंग। क्या होती है टंग? क्या होती है जिह्वा? देखिए, मुख गुहिका में एक लंबी मांसल संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। मुख गुहिका में एक लंबी मांसल संरचना पाई जाती है, जिन्हें जिह्वा कहते हैं। जिह्वा क्या करती है? जिह्वा स्वाद बताती है। क्या बताती है? टेस्ट बताती है। भोजन का क्या बताती है? टेस्ट बताती है। इसमें श्लेष्म का श्रावण होता है। क्या होता है? श्लेष्म का श्रावण होता है, जिसके कारण जिह्वा गीली रहती है। क्या रहती है? गीली रहती है। और जिह्वा के ऊपरी भाग में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं, जिन्हें टेस्ट बड कहा जाता है। स्वाद कलिका। देखिए, अग्र भाग जो होता है जीभ का, आगे वाला जो भाग होता है, उससे मीठे का आभास होता है। जो सबसे पिछला वाला भाग होता है, उससे कड़वे का आभास होता है। और जो पार्श्व वाला भाग होता है, उस पर नमकीन या खट्टे का अनुभव होता है। ठीक। जिह्वा भोजन को पीसने, लार में मिलाने और भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। जिह्वा बोलने में भी सहायता प्रदान करती है। आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें भी जीभ क्या करती है? बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर जीभ ना होती तो आप स्पष्ट बोल ना पाते। समझ में आया? तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि यह मुख गुहिका में होती है, मांसल संरचना होती है ना, और श्लेष्म का श्रावण करती है। क्या करती है? श्लेष्म का श्रावण करती है, जिसके कारण मुख क्या रहता है? हमेशा गीला रहता है, जिह्वा गीली रहती है। ठीक। और भोजन में लार ग्रंथियों को मिलाने में कार्य करता है, और भोजन को निगलने में और बोलने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए, जिह्वा हो गई। जिह्वा के बाद दूसरी हेडिंग है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, इन्हें कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। देखिए, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी माने 6 लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मुख गुहिका में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? मुख गुहिका में खुलती हैं। ठीक। तो लार ग्रंथियों की कहानी आगे मिलेगी, जहां आपको पाचक ग्रंथियां पढ़ाएंगे, तो शेष कहानी आपको वही बताई जाएगी। अगली हेडिंग है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। इन्हें कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं? फायरिंग्स।
ग्रसनी क्या होती है? देखिए, मुख गुहा के पिछले भाग को, मुख गुहिका के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी होती है? 12 से 14 सेंटीमीटर नली होती है। ग्रसनी भोजन एवं वायु दोनों के लिए मार्ग प्रदान करती है। किसके लिए? भोजन के लिए भी और वायु के लिए भी। भोजन के लिए और वायु दोनों के लिए क्या करती है? दोनों के लिए मार्ग देती है, दोनों के लिए मार्ग बनाती है, मार्ग देती है। ठीक, और क्या करती है? ग्रसनी में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को कहते हैं निगल द्वार। क्या कहते हैं? छिद्र को कहते हैं निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार, निगल द्वार को इंग्लिश में कहते हैं गुलेट। क्या कहते हैं? गुलेट, निगल द्वार। ग्रसनी में क्या होता है? एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? निगल द्वार, गुलेट कहा जाता है। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, भोजन को मुख गुहिका में लेंगे, दांत से काटेंगे तो मुख गुहिका की कहानी बता दिए, दांत की कहानी बता दिए, जिह्वा उसको लार ग्रंथियां मिक्स करेगी ना, म्यूकस बनाएगी और उसे अंदर लिया जाएगा ना। तो उसके बाद ग्रसनी से भोजन होता हुआ आप कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। कहाँ आएगा? ग्रास नली में। तो अगली हेडिंग है क्या? ग्रास नली। इंग्लिश में कहते हैं ओइसोफेगस। क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। ग्रास नली, ओइसोफेगस, ग्रास नली। क्या होती है ग्रास नली? बताइए। यह एक पतली पेशीय संकुचनशील नली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, पेशीय होती है और संकुचनशील होती है। यह लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, या आप कह सकते हैं कि 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, और ग्रास नली के दीवार पर किसी प्रकार की पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती हैं। किसी प्रकार की पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है ना। भोजन का पाचन ग्रसनी में भी नहीं होगा। भाई भोजन आ रहा है ना, ग्रास नली से भी अभी आ रहा है, अभी आमाशय में नहीं पहुंचा है, तो अभी किसी प्रकार की पाचन की क्रिया ग्रास नली में नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। अब भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आइए आमाशय के बारे में पढ़ लें। आमाशय को कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। आमाशय क्या है? आमाशय। क्या होता है आमाशय? क्या होता है? देखिए, आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय जे आकार का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का। ऐसे होता है आमाशय। किस शेप का होता है? जे शेप का होता है। और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्रावन करती हैं। किसका स्रावन करती हैं? जठर रस का स्रावन करती हैं।
जिन्हें गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है ना। जठर रस को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं देख लीजिए। एक भाग है कार्डियक। क्या है? कार्डियक। दूसरा भाग है फंडिक। क्या है? फंडिक। तीसरा भाग है पाइलोरिक। और चौथा भाग है, चौथे भाग को कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक। तो आमाशय 4 भागों में बटा होता है। बॉडी। ठीक। आमाशय के बाद भोजन जाएगा कहाँ पे? छोटी आंत में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। क्या होता है छोटी आंत? देखिए, आमाशय के बाद भोजन न, आमाशय के बाद भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा ना। और छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण का प्रमुख केंद्र होता है। क्या होता है? पाचन और अवशोषण का प्रमुख केंद्र होता है। छोटी आंत जो है, छोटी आंत यह 6 से 7 मीटर लंबी। कितना होती है? 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक। आगे देखिए, तो ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है ना। यह अत्यधिक कुंडलित होती है। जो छोटी आंत है वो अत्यधिक क्या होती है? कुंडलित होती है और 3 भागों में बटी होती है। क्या होती है? 3 भागों में बटी होती है। 3 भाग कौन कौन से हैं आपको दिखाते हैं। 3 भागों में बटी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में कैसे बटी है? देखिए, एक भाग को कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम। दूसरा भाग है जिन्हें कहते हैं मध्यांत। क्या कहते हैं? मध्यांत। इंग्लिश में कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और तीसरा भाग को कहते हैं शेषांत। क्या कहते हैं? शेषांत। शेषांत को कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ठीक है। तो ये है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, शेषांत, इलियम। ठीक। आइए अब हम आपको बताते हैं छोटी आंत के बाद क्या है? बड़ी आंत। अच्छा, छोटी आंत कैसी होती है ये देख लीजिए। छोटी आंत कैसी होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। इसका क्या मतलब है? छोटी आंत पतली होती है और लंबी होती है। देखिए, कहे थे ना 6 से
7 मीटर लंबी होती है और बड़ी आंत केवल 1.5 मीटर लंबी है। लेकिन बड़ी आंत मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। देखिए ये मान लीजिए ये आ गया स्टमक से भोजन और ये हो गई आपकी छोटी आंत। क्या हो गई? आपकी छोटी आंत। क्या है ये? छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है। क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है। और ये है आपकी क्या? ये है आपकी बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत मोटी है। क्या है? मोटी है और छोटी है। और जो छोटी आंत है वो पतली है और लंबी है। तो आपकी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी, बड़ी आंत। इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत क्या होती है? यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर लंबा होता है और 4.8 सेंटीमीटर, देखिए 4.8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जबकि वो 2.5 सेंटीमीटर था। ठीक, और यह 3 भागों में बटा होता है। यह भी क्या है? बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी हुई होती है। किसमें बटी होती है? 3 भाग। एक भाग है इसका, इतने भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं इतने भाग को? इतने भाग को कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। ठीक, और शेष भाग को कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। और लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? लास्ट वाले भाग को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम, मलाशय। तो 3 भागों में बटा होता है। किसमें? सीकम, कोलम और रेक्टम में, जिसे कहते हैं मलाशय। और देखिए जो कोलान है, ये जो कोलन है, ये 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग में कैसे? जब भोजन ऊपर चढ़ता है तो इसे कहते हैं आरोही खंड। क्या कहते हैं? आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ खंड। तो इन्हें कहते हैं एसेंडिंग कोलान। क्या कहते हैं? एसेंडिंग कोलान। जब भोजन यहाँ तक चढ़ जाने के बाद ऐसे ट्रांसवर्स हो जाता है, अनुप्रस्थ हो जाता है, तो इन्हें कहते हैं, ये तो हो गया एसेंडिंग, क्या हो गया? स्पष्ट बना दे। ये है एसेंडिंग कोलान, एसेंडिंग, एसेंडिंग कोलान। क्या है? एसेंडिंग कोलान। और जब ये क्या हो जाए? ऊर्ध्वाधर हो जाए, अनुप्रस्थ हो जाए, तो इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स कोलान। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलान। और जब नीचे आने लगता है तब इन्हें कहते हैं, नीचे आने को कहते हैं डिसेंडिंग। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलान, डिसेंडिंग कोलान। और लास्ट वाले भाग को कहते हैं सिग्मॉइड कोलान, सिग्मॉइड कोलान, सिग्मॉइड कोलान। तो यह 4 भागों में कोलान बटा हुआ है। हम आइए स्पष्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए जो बड़ी आंत है ये हमारे आहार नाल का क्या है? आखिरी अंतिम छोर है। ठीक, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितना बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। एक का नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम, सीकम। दूसरे का नाम है कोलन। क्या नाम है? कोलन।
कोलन। तीसरे का नाम है मलाशय। मलाशय, इन्हें कहते हैं रेक्टम। इसे कहते हैं रेक्टम, मलाशय। क्या होता है देखिए, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो बड़ी आंत के सबसे पहले वाले भाग को कहते हैं सीकम, मध्य वाले भाग को कहते हैं कोलन और आखिरी वाले भाग को कहते हैं रेक्टम, मलाशय, जहां से फीकल मैटर बाहर निकलता है। देखिए, तो सीकम के तो भाग नहीं है, कोलन के 4 भाग हैं। क्या है? 4 भाग हैं। कौन कौन? एक है आरोही, आरोही खंड। क्या है? आरोही खंड। एक है अनुप्रस्थ खंड। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ खंड। तीसरा है अवरोही खंड। अवरोही खंड। और चौथे को कहते हैं सिग्मॉइड। क्या कहते हैं? सिग्मॉइड खंड। देखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम ना, बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग सिगमेंट, असेंडिंग सिगमेंट या असेंडिंग कॉलन। देखिए, अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ काट को कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, उसी से बना है अनुप्रस्थ खंड। मतलब ट्रांसवर्स सिगमेंट। और उसके बाद है अवरोही खंड। क्या है? अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। क्या है? घटता हुआ क्रम को हमारे यहाँ कहते हैं क्या अंग्रेजी में? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग सिगमेंट। और सिग्मॉइड कोलन को कहते हैं क्या? सिग्मॉइड सिगमेंट, सिग्मॉइड सिगमेंट। ध्यान से देखिए, रेक्टम है मलाशय जिसके द्वारा फीकल मैटर बाहर होता है। हमारी बात है भोजन के भविष्य को लेकर। किसको लेकर? भोजन को भविष्य को लेकर। सबसे पहले भोजन को मुख गुहिका में लेंगे। मुख गुहिका वो सबसे पहले दांत के संपर्क में आएगा, फिर जीभ के संपर्क में आएगा, लार ग्रंथियां लार निकालेंगी। भोजन ग्रसनी से आएगा ग्रासनली में, ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा जहां भोजन का पाचन होगा और अवशोषण होगा। लेकिन ज्यादातर छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन होगा और भोजन उसके बाद बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन का अवशोषण हो जाएगा और शोषण के बाद अपशिष्ट भोज्य पदार्थ रेक्टम के द्वारा, किसके द्वारा? मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई भोजन के भविष्य की। कल हम आपको पढ़ाएंगे पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़ाएंगे? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। तो आज की कहानी यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में पाचक ग्रंथियां और इसका आखिरी वाला पार्ट जो भी है, जैसे भोजन का पाचन है और शोषण है ना, एसिमिलेशन है, इजेशन है, स्वांगीकरण है और बहिक्षेपण है। वो कहानी हम आपको कल बताएंगे। ओके, धन्यवाद।